नमस्कार, उत्तराखंड न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। प्रभारी मंत्री रेखा आर्या ने मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना की जिला स्तरीय बैठक ली। बैठक में जिलाधिकारी वंदना सहित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग सहित कई अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। प्रभारी मंत्री ने जानकारी देते हुए बताया है कि मुख्यमंत्री धामी की ग्राम संपर्क योजना एक महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना के अंतर्गत ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है कि हमारे समस्त ग्राम पंचायतें सड़कों से आच्छादित हो और वो भी विकास की मुख्य धारा में आए। प्रभारी मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि बैठक में 9 प्रस्तावों को भेजा जा रहा है, साथ ही 250 से अधिक सड़कों के प्रस्तावों को मांगा गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत हमारे 250 की आबादी से नीचे के गांव सड़क मार्गों से जुड़ नहीं पा रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री जी की घोषणा के पश्चात अब हमारे ऐसे सभी ग्राम मुख्य सड़कों से जुड़ सकेंगे। कहा कि सड़कें किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए बेहद अहम होती है। ऐसे में आज की बैठक में अधिकारियों को ये दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जिन भी प्रतिनिधियों ग्राम प्रधानों द्वारा सड़क के प्रस्ताव अपने क्षेत्र में बनाने के लिए दिए गए हैं, उन सभी पर कार्य सुनिश्चित करें। सड़कें कंसीडर किए गए हैं जो कि 250 और 200 की आबादी के मध्य में है, उनको आज कंसीडर किया गया है। ज़्यादातर सड़कें बेताल घाट की उखलखांडा ब्लॉक की रही हैं और ऐसे हमारे 9 प्रस्ताव जनपद नैनीताल के जो है आज स्वीकृत करते हुए, अनुमोदित करते हुए शासन को भेजे जा रहे हैं। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के माध्यम से सीधा गाँव तक हर प्रकार की सुविधा सुनिश्चित हो, क्योंकि सड़कें विकास का एक प्रमुख माध्यम होता है और उस माध्यम को मजबूत करने के लिए हर गांव तक सड़क पहुंचे, हर तोप तक, बसावट तक सड़क पहुंचे। ये योजना मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना बहुत ही कारगर सिद्ध होने जा रही है। मुझे लगता है कि जनपद नैनीताल इसमें अच्छा प्रदर्शन करेगा और मैं उम्मीद करती हूँ कि आने वाले समय जब दूसरी बैठक होगी तो इसकी जब सैद्धांतिक सहमति मिलेगी तो आगे के लिए इसमें हम और सड़कें उसमें दूसरे चरण के लिए भी भेजेंगे। एक तरफ विपक्ष यूसीसी को लेकर सवाल खड़े कर रहा है, तो दूसरी तरफ भाजपा प्रदेश सरकार के द्वारा जल्द ही विधानसभा में यूसीसी का ड्राफ्ट लाने की तैयारी कर रही है, उनकी सराहना कर रही है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता विभिन्न ने कहा है कि प्रदेश सरकार ने जो वायदे किए वो सभी पूरे कर रही है और जल्द ही विधानसभा में ये ड्राफ्ट तैयार करके सरकार लेकर आएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इस विधानसभा सत्र में हम यूसीसी को लेके आएंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो उत्तराखंड से वादा किया था कि हम इस प्रदेश में यूसीसी लेके आएंगे, उसको हम निभा रहे हैं। भाजपा ने जब जो वादे किए हैं, चाहे स्टेट बनाने की बात हो या इस राज्य को संवारने की बात हो या इस राज्य को आगे बढ़ाने की बात हो, विकास करने की बात हो, उसको निभाया। निश्चित रूप से ये वादा भी हम निभाएंगे। अगली खबर का रुख करते हैं। प्रदेश सरकार ने यूसीसी प्रदेश में जल्द ही लागू कर सकती है। बता दें आपको कि इसको लेकर पूरे संकेत भी सरकार ने दिए हैं और पूरी उम्मीद है कि इस बार 5 फरवरी से जो विधानसभा होने वाले हैं चुनाव, उसके साथ ही 5 फरवरी से जो जा रही है उसमें यूसीसी का ड्राफ्ट पेश किया जाएगा। वहीं यूसीसी को लेकर विपक्ष प्रदेश सरकार पर जमकर सवाल खड़े कर रहा है। एक के बाद एक विपक्ष के नेता प्रदेश सरकार पर यूसीसी को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं और एक बार फिर से कांग्रेस के संगठन महामंत्री मथुरा दत्त जोशी ने सवाल खड़े करते हुए कहा है कि ये मुद्दा केंद्र सरकार का है, लेकिन इसे प्रदेश सरकार लेकर आ रही है तो अच्छा है, पर जब इसे विधानसभा में पेश किया जाएगा तब पता चलेगा कि इसके अंदर क्या रखा गया है। उसके बाद विपक्ष के विधायक पूरी तरह से इस ग्राफ को तैयार कर रहे हैं। देखिए, यूसीसी भारतीय जनता पार्टी का अपना राजनीतिक एजेंडा है और समान नागरिक संहिता की बात भाजपा अपने जन्म से कह रही है, लेकिन विषय ये केंद्र का है, केंद्र में आना चाहिए, लेकिन राज्य सरकार ला रही है। अब देखना है कि राज्य सरकार किन बिंदुओं को उसमें सम्मिलित कर रही है, किन विषयों को उसको सम्मिलित कर रही है, क्या उस ड्राफ्ट में है, क्योंकि ये सार्वजनिक नहीं है, अभी पब्लिक डोमेन में आया नहीं है। जब सदन में आएगा तो कांग्रेस के विधायक निश्चित रूप से पूरी तैयारी के साथ सदन में अपनी बात रखेंगे।
आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस के गढ़वाल लोकसभा समन्वयक और विधायक प्रताप नगर विक्रम सिंह नेगी की अध्यक्षता में जिला कांग्रेस बॉडी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में पार्टी की ओर से लोकसभा के संभावित दावेदार मनीष खंडूरी और महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला भी उपस्थित रहीं। बैठक में लोकसभा पौड़ी से पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए कार्यकर्ताओं से सुझाव भी लिए गए। इस दौरान न्याय पंचायत और ग्राम पंचायत स्तर पर मतदाताओं को कांग्रेस की रीति नीति से परिचित करवाने के लिए सभी को सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया गया। वहीं पौड़ी पहुंचने पर गढ़वाल लोकसभा के संबंध में प्रताप नगर विधायक विक्रम सिंह नेगी का कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। लोकसभा समन्वयक विक्रम सिंह नेगी ने कहा है कि भाजपा धर्म के नाम पर मूलभूत समस्याओं से ध्यान भटकाने का काम कर रही है। बेरोजगारी, महंगाई और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत समस्याओं से जूझ रही है। और हमारे जो कोऑर्डिनेटर हैं विक्रम नेगी जी, जो विधायक हैं प्रताप नगर टिहरी से, वो यहाँ के कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए गए थे एआईसीसी से। तो उनका जो कार्यक्रम था ये कांग्रेस पार्टी के तहत यहाँ पे आए थे। ये पूरे पौड़ी गढ़वाल लोकसभा का दौरा कर रहे हैं और उसमें क्या तैयारियां करनी चाहिए, संगठन को कैसे सशक्त किया जाए, संगठन से क्या बोला जाए, ये पूरा जरा विचार विमर्श यहाँ पे है। तो ये इनका दौरा चल रहा है, का टूर चल रहा है। और कल देवप्रयाग में थे, आज पौड़ी में है, कल कोटद्वार जाएंगे। वहीं देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का अंतरिम बजट पेश किया है। अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा दिया है। इसके साथ ही बजट 2024 में शामिल प्रावधानों का जिक्र किया। वहीं अब आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है, जहां एक और भाजपा इसे गरीब कल्याण वाला बजट बता रही है तो कांग्रेस ने इसे निराश करने वाला बजट बताया है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिश्र ने कहा है कि ये बजट गरीब कल्याण का बजट है और आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए ये बजट पेश किया गया है। ये बजट कई योजनाओं का समावेशी बजट है। सरकार ने महिला सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया है। इस बजट को उत्तराखंड से लाभ मिलने वाला है। वहीं प्रदेश कांग्रेस ने इस बजट को निराशाजनक बताया है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शेषपाल सिंह बिष्ट ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि किस आधार पर निर्मला सीतारमण ने कहा है कि पूर्ण बजट जुलाई में पेश किया जाएगा। देश में लोकसभा चुनाव है, किसकी सरकार आएगी ये जनता तय करेगी और इस बजट से युवाओं को उम्मीदें थी, लेकिन युवाओं को निराश होना पड़ा। इस बजट में किसी के लिए भी कुछ नहीं है। दरअसल अंतरिम बजट में किसी तरह की लोक लुभावन घोषणाएं नहीं की जाती है। यही वजह है कि सरकार ने किसी तरह की घोषणाएं करने से परहेज किया है। इस बजट में सरकार द्वारा कई अहम फैसले लिए गए हैं और इस बार टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया, यानी कि कर टैक्स स्लैब 2023-24 वाली व्यवस्था लागू रहेगी। उनकी जो किचन की आय है वो कम हो, किचन उनका मजबूत हो और उनके लिए किसी तरीके का अतिरिक्त बोझ उनके ऊपर ना पड़े, इन सारी व्यवस्थाओं का सरकार ध्यान रख रही है। सरकार ने महिला सशक्तिकरण के ऊपर विशेष रूप से ध्यान दिया है और किसानों की उन्नति और उनकी प्रगति के लिए, उनका संरक्षण करने के लिए सरकार ने विभिन्न योजनाएं प्रारंभ की हैं और उस पर अपने बजट की व्यवस्था की है। उत्तराखंड में हमको जो पर्यटन का हमारा क्षेत्र है, तीर्थाटन का जो क्षेत्र है, इस पर अतिरिक्त बजट सरकार के द्वारा दिए जाने वाली का विषय है, उसका हम स्वागत करते हैं। इन सारे प्राविधानों से उत्तराखंड राज्य की महिलाओं को, युवाओं को, हमारे यहाँ के जो हॉस्पिटल्स हैं, हमारे यहाँ के जो विद्यालय हैं, हमारे यहाँ के जो कर्मचारी हैं, सबको लाभ मिलने वाला है। हम निश्चित रूप से अपने देश के यशस्वी वित्त मंत्री जी का धन्यवाद भी करते हैं, उनको बधाई भी देते हैं। ज्ञान व्यापी मस्जिद प्रकरण पर जिला कोर्ट वाराणसी का महत्वपूर्ण फैसला आया है। कोर्ट ने हिंदू पक्ष को व्यास तहखाने में पूजा करने की अनुमति देते हुए जिला प्रशासन को 7 दिनों के भीतर पूजा अर्चना की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट के इस फैसले के बाद हिंदुओं और साधु संतों में खुशी की लहर है। एक कहावत है, बुद्ध काम करे शुद्ध। आज बुधवार का दिन है और बहुत सुंदर फैसला आया है। ज्ञानवापी मामले में जो हम हिंदू पक्षकार थे, जो हम हिंदू है, हमारी जीत हुई है और अदालत ने ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा पाठ करने की परमिशन दी है।
इसके लिए हम माननीय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहते हैं और जो आपने फैसला दिया है वो स्वागत योग्य है। मैं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की ओर से आपका स्वागत करता हूं, आपके फैसले का स्वागत करता हूं और ये भी कहा है कि 7 दिन के अंदर अंदर इनको जो है पूजा पाठ करने दिया जाए। बहुत ही सुंदर फैसला है, उत्तम फैसला। वहीं उत्तराखंड जल्द आजाद भारत का पहला राज्य बनने जा रहा है जिसमें यूसीसी कानून लागू होगा। 2 फरवरी को यूसीसी की कमेटी अपना ड्राफ्ट राज्य सरकार को सौंपेगी, जिसके बाद इसे विधानसभा सदन के पटल पर रखा जाएगा। यूसीसी को लेकर उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने युवा मुख्यमंत्री को धन्यवाद और बधाई दी है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत की राह में यूसीसी कानून मील का पत्थर साबित होगा, जिसमें सभी धर्म एक समान कानून मानना होगा सभी धर्मों को। और आपको बता दें कि यूसीसी के लिए करीब 1 लाख से अधिक सभी धर्म की राय ली गई थी और इसके बाद 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद यूसीसी कमेटी ने एक बेहतर कानून का ड्राफ्ट बनाया है, जो कि अब कानून बन सकता है। सबसे पहले तो यूसीसी के लिए युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को बहुत बहुत बधाई एवं धन्यवाद। ये होता है कमिटमेंट, जो कमिटमेंट किया उस कमिटमेंट को फुलफिल करते हुए युवा मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा था कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य बनेगा जो यूसीसी को लेकर आएगा और मुझे लगता है कि यूसीसी का ड्राफ्ट जिस प्रकार माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि यूसीसी का ड्राफ्ट 2 तारीख को उनके पास आ जाएगा और उसके बाद वो उसको विधानसभा सत्र में रखेंगे और फिर वो एक कानून के रूप में लोगों के सामने आएगा। मुझे लगता है कि ड्राफ्ट कमेटी ने बहुत ईमानदारी से हर धर्म जाति संप्रदाय के लोगों के साथ बात की है और सबकी भावनाओं को आत्मसात किया है और मुझे लगता है कि ड्राफ्ट में ये सब कुछ नजर आएगा। मुझे लगता है कि ये विकसित भारत की ओर एक मजबूत कदम है और जब विकसित भारत की हम बात करते हैं तो हम विकसित देशों को देखते हैं। तो जो विकसित देश हैं, अगर आप देखें वहाँ हर धर्म जाति संप्रदाय के लोग वहाँ रहते हैं, तो वहाँ किसी को कोई दिक्कत नहीं है। जो विकसित देश हैं वहाँ मुसलमान भी रहते हैं, वहाँ क्रिश्चियंस भी रहते हैं, वहाँ हिंदूज भी रहते हैं, वहाँ सिख्स भी रहते हैं, वहाँ सब लोग रहते हैं। तो किसी धर्म को कोई परेशानी नहीं होती। तभी एक सिमिलैरिटी लाने की कोशिश की जाती है, तभी समान नागरिकता कानून लाने की कोशिश की जाती है कि सबके जो हक हैं वो समान हो, किसी में भेदभाव ना हो। और मुझे लगता है कि जितनी ज्यादा समानता आएगी उतनी तेजी से देश आगे बढ़ेगा। नगरपालिका परिषद मसूरी द्वारा स्वच्छता मार्गदर्शन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन के तहत 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें स्वच्छता को लेकर जानकारी दी गई और मसूरी में स्थित एमआरएफ सेंटर और बायोमेथीन प्लांट का भी निरीक्षण किया गया। वहीं नगरपालिका सभागार में पर्यावरण मित्रों, सुपरवाइजर और स्वच्छता से जुड़े संस्थाओं के साथ बैठक आयोजित की गई और स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए जानकारी दी गई। नगर निगम में बिलों के भुगतान की फाइलों को अब अनावश्यक रूप से नहीं रोका जाएगा। हर अनुभाग को भुगतान संबंधी फाइलों का निपटारा 3 दिन के अंदर करना होगा। इसके साथ ही बिल की अभी प्रस्तुत यहां पर होने के बाद तत्काल बिल की 50% राशि जारी करनी होगी। नगर निगम के नगर आयुक्त गौरव कुमार ने बताया है कि वेतन भुगतान में देरी के बाद डोर टू डोर कूड़ा उठान कर्मचारियों के आंदोलन के बाद ये व्यवस्था लागू की है और ऐसा नहीं करने वाले अनुभागों को कारण बताओ नोटिस जारी होगा। दरअसल नगर निगम में कार्यरत विभिन्न कंपनियों के बिलों के भुगतान की फाइल है और लंबे समय तक अटकी रहती है। एक ही अनुभाग में कई दिनों तक फाइल रहती है। हाल ही में स्वास्थ्य और वित्त अनुभाग की ओर से डोर टू डोर कूड़ा उठान में लगी कंपनियों के बिलों की फाइलें कई दिनों तक अटकी रही, जिसके कारण कंपनियां अपने कर्मचारियों को वेतन जारी नहीं कर पाई। डोर टू डोर कूड़ा उठान में लगे कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। इसके बाद 3 दिन तक देहरादून के 47 वार्ड में डोर टू डोर कूड़ा उठान का काम भी ठप रहा। नगर आयुक्त गौरव कुमार ने अब बिलों के भुगतान के लिए नई व्यवस्था बनाई है। हर अनुभाग को 3 दिन के अंदर बिलों के भुगतान से संबंधित फाइलों का निपटारा करना होगा और स्वास्थ्य अनुभाग से संबंधित बिलों का निपटारा 3 दिन के अंदर करना होगा। नगर निगम देहरादून में बिन फ्री सिटी मॉल को मॉडल को लेकर आपको बता दें कि टारगेट स्थापित किया गया है
ये जो मॉडल है वो है बिन फ्री सिटी मॉडल। साथ ही अब देखने वाली बात यह है कि बिन फ्री सिटी देहरादून शहर कब तक हो पाता है। मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना ने बताया है कि बिन फ्री सिटी में यदि शहर के अंदर डोर टू डोर की सेवाएं नगर निगम 100% पर लेकर जाता है और उसी के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो बाजार और घरों से जब कूड़ा उठ जाएगा, उन्होंने बताया कि रोड स्वीपिंग के अलावा कहीं पर भी कूड़ा नहीं आना चाहिए। इसीलिए बिन फ्री सिटी का टारगेट रखा गया है। किसी के साथ साथ डोर टू डोर कूड़ा उठान में भी सुधार आ सके, तभी शहर बिन फ्री सिटी बन पाएगा। डॉक्टर अविनाश खन्ना ने बताया है कि नगर निगम की कोशिश है कि नगर निगम को भी नए वाहन कूड़ा उठान के लिए मिले हैं और उनका अलाइनमेंट कराकर बिन फ्री सिटी के काम में लगाया जाएगा। वहीं बीते दिनों रायपुर क्षेत्र में रिंग रोड के नजदीक एक व्यक्ति की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई थी, जिसको लेकर सीओ रायपुर अभिनय चौधरी ने बताया है कि 112 पर उन्हें सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति को किराए पर वो रहता था और बताई जा रहा है कि जो व्यक्ति किराए पर रहता था वो अपने कमरे के भीतर बंद था। जब पुलिस द्वारा दरवाजा तोड़कर अंदर देखा गया तो व्यक्ति अचेत अवस्था में मिला, जिस पर उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया। मौसम विभाग की चेतावनी सटीक साबित हुई है। शहर से लेकर देहात में तेज बारिश के साथ मोटे मोटे ओलों की बरसात हुई है। अचानक मौसम ने अपना मिजाज बदला। जनवरी के महीने से शीतलहर का कहर फरवरी में भी लगातार जारी है। बारिश के साथ साथ मोटे मोटे ओलों से लोगों के कारोबार भी प्रभावित हुए। पहाड़ों की रानी मसूरी में लोग काफी लंबे समय से बारिश और बर्फबारी का इंतजार कर रहे थे और आखिर फरवरी में पहले दिन में लोगों को बर्फ के दीदार भी यहां पर हो गया है। देर रात मसूरी के ऊंचाई वाली पहाड़ियों पर हल्की हुई और जिसके चलते मसूरी के अंदर कड़ाके की ठंड पड़ने लगी और लोग अलाव का सहारा लेते हुए दिखाई दिए। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।